हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अर्थ के इंटीरियर और उसके एविडेंसेस के बारे में। ठीक है। बट उससे पहले हम एक रिकेप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो अगर हम पीछे से देखें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। अर्थ का शेप पढ़ लिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेट एंड टाइम, डे एंड नाइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सोलिस्टिक, इक्विनॉक्स, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में, जैसे कोई इंसान है, ये रास्ते में जा रहा है तो इसे क्या क्या दिखाई दे सकता है। माउंटेन दिख गए, प्लेटू दिख गए, रिवर दिख गई, कहीं पर साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, कहीं पर ओशन है। तो ये सब चीजें दिख गई तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या था, एक में सथल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, जियोमॉर्फोलॉजी। एक हो गया जल वाला पार्ट, ओशनग्राफी। और एक हो गया वायुमंडल वाला पार्ट, क्लाइमेटोलॉजी। तो आज हम जो टॉपिक उठाएंगे वो हम ये जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्थल पर ये जो दो चीजें हैं, माउंटेन और प्लेट्यू, आप सपोज करिए ना कि ये देखिए ये माउंटेन हो गया, इसके कंपैरिजन में छोटा होता है प्लेट्यू, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो माउंटेन और प्लेट्यू है ये बनी कैसे। ऐसा था नहीं कि ऊपर से आसमान से टपक पड़े कि ये लो, दे रहा हूं तुम्हें प्लेट्यू, दे रहा हूं तुम्हें पहाड़, रख लो। तो ऐसा तो है नहीं। तो इनका भी कोई ना कोई प्रोसेस तो होगी जिससे बनते होंगे। तो ये बने हैं किससे, लावा से। अब लावा कोई बर्थडे गिफ्ट में तो मिला नहीं है कि ये लो, रख लो लावा, बना लो पहाड़, बना लो प्लेट्यू। तो लावा कहाँ से आया, लावा जो आया है अर्थ के इंटीरियर से, और अर्थ के इंटीरियर में भी मेंटल पार्ट से निकला है, ठीक है। अब लावा जो है वो क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं गरम गरम में ही ये मतलब बना देगा पहाड़। तो ये क्या होगा, कूल डाउन होगा। कूल डाउन होने के बाद अब किसी भी चीज को जो गर्म है वो ठंडी होगी तो वो सॉलिड तो बनेगी, ठीक है। तो अब देखो हमें अर्थ इंटीरियर पढ़ना क्यों है। अब आगे जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें माउंटेन प्लेटू और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उसके लिए बेसिक्स जो है ये कहाँ से बने कैसे बने, उस चीज को समझने के लिए हमें अर्थ का इंटीरियर पता होना जरूरी है। आप खुद सोचो ना, देखो ये अर्थ का इंटीरियर हो गया मेंटल पार्ट, यहाँ से ऐसे लावा निकल गया, ये कूल डाउन हुआ, सॉलिड, माउंटेन एंड प्लेटू बन गया। तो ठीक है, तो आपने प्रोसेस समझी ये कैसे कैसे बना है। तो आपने प्रोसेस समझी कि ये कैसे कैसे बना है। तो अब हम अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हो गई पृथ्वी। अब हमें इसके अंदर क्या है उसके बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो जरूर थोड़ी है मैं नीचे जाके ही इसका अध्ययन करूंगा, कि मैं नीचे चला जाऊंगा, गड्ढा खोद दूंगा, नीचे तक चला जाऊंगा तब देखूंगा। ऐसे जरूर थोड़ी है। अब देखो बहुत सी जगह पर आपको अर्थ का स्ट्रक्चर जो है, जो स्टडी करने के लिए अर्थ के इंटीरियर को कुछ इस तरह का मिलेगा।
ऐसे। तो वो गलत नहीं है, वो सही है। एग्जाम्पल आप वाटरमेलन का ले लीजिए, तरबूज का। जैसे आप तरबूज लेने जाते हो किसी दुकान से, तो आप कहते हो ना भाई मुझे चखा के दिखाइए कैसा है, तो वो चीरा लगाता है इस तरीके से, तब निकाल के देता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे अलग स्वाद है, यहाँ पे अलग स्वाद है, यहाँ पे अलग स्वाद है। अरे इसके जो कंपोजिशन है वो तो सेम ही रहेगी ना, यहाँ पे भी वही मटेरियल यहाँ है, वही यहाँ है। ठीक है। तो अब जो है जो स्वाद तो वही रहेगा। अब देखो, अब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये क्या है? ये है क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल। और ये क्या है? कोर। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि ये हमने पढ़ तो लिया कि क्रस्ट है, मेंटल है, और सबसे अंदरूनी पार्ट जो है वो कोर का है। तो इसमें क्या है, इसकी रेंज कहाँ कहाँ तक है? अब हम रेंज देख लेते हैं। क्रस्ट जो है वो 34 किलोमीटर तक है। मेंटल 2900 किलोमीटर तक है। और एक कोर वाला पार्ट जो है ये 6371, या फिर कहीं कहीं पर आपको 6400 किलोमीटर तक की भी दिखाई देगा। ठीक है। तो हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्ट हमने डिवाइड किए हैं कि ऊपर का पार्ट क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है, फिर अंदर का जो सेंटर वाला पार्ट है वो कोर है। तो इस चीज में क्या क्या हमें मिलेगा, जो मटेरियल है, जो मिनरल्स हैं, वो क्या क्या मिलेंगे इसमें? तो देखो, क्रस्ट के बारे में बात करें तो क्रस्ट में क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, जिसे बोलते हैं सियाल। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे बोलते हैं सीमा। ठीक है। इसके बाद कोर। कोर में क्या मिलेगा हमें? तो हमें कोर में क्या दिखाई देगा? निकेल, फेरस, नीफे। ठीक है। क्रस्ट में सियाल हो गया, मेंटल में सीमा हो गया, सिलिका सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर में नीफे हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट वाला पार्ट जो है, ये देखो, ये मैंने क्रस्ट बना ली, ये ऐसे मान के चलते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे प्लेटू है, सिर्फ यही यही चीजें यहाँ पर हमें क्रस्ट में दिखाई देगी? नहीं। क्रस्ट वाले पार्ट पर ऊपर की साइड ये ओशियन भी तो है। इस तरीके से मैं अगर ओशियन को बना दूं, तो ये ओशियन भी तो है, तो ये भी तो इसका पार्ट है। अब देखो, ओशियन बेड जो है ना, इसका जो नीचे का तल है वो किससे बना है? वो बेसाल्टिक लावा से बना है। ये हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना ही जान लो कि बेसाल्टिक लावा से बना है। ये क्या है? सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना है। ठीक है। लावा लावा कहाँ से निकलेगा? मेंटल से। तो ये पार्ट जो है ये सीमा से बना है। तो क्रस्ट में सियाल और सीमा, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है। तो अब देखो, क्रस्ट के अंदर अगर मैं ये देखो, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट पर क्या मिलेगा? सियाल। और ओशियन, ओशियन वाले एरिया पर सीमा। तो आप ये समझ चुके होंगे कि कॉन्टिनेंट पर सियाल और ओशियंस पर सीमा। अब देखो, अब इसमें एक चीज ये है कि ये क्रस्ट जो है हमारी, ये क्या है? ये सॉलिड है। ठीक है। अब मेंटल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 700 किलोमीटर, ये हो गया अपर मेंटल, और ये लोअर मेंटल। ठीक है। तो अब इसमें यह है कि जो अपर मेंटल वाला पार्ट है वो सेमी लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, और जो लोअर मेंटल वाला पार्ट है ये क्या है? ये सॉलिड है। ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं इस कोर को दो पार्ट में। ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो आउटर कोर क्या है? आउटर कोर हमारी लिक्विड है। ये जो मैं बता रहा हूं कि ये सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, तो ये अभी हम जानेंगे ये क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं।
ठीक है, तो अभी आप इतना ही ध्यान रखिए। और जो इनर कोर है, ये क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, अब बात करते हैं ये सॉलिड सेमी सॉलिड ये क्यों है। ठीक है, तो बात करते हैं, ये देखिए, ये मैंने क्रस्ट बना दी। ठीक है, अब यहां पर ये पेड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंसान बैठे हुए हैं या कुछ, ये देखो। अब ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने मेंटल बना दिया, कोर है, और ये मेंटल है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से लावा निकल रहा है भाई, ये लावा निकल गया भाई, यहाँ पर बैठे हुए लोग देख रहे हैं, ये कहाँ से आ गया। अब क्वेश्चन तो क्लिक होगा माइंड में कि भाई ये लावा आया कहाँ से, और ये लावा जो है ये तो भाई लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है ये तो। और मैंने अभी आपको बताया कि मेंटल में तो भाई ये तो सेमी लिक्विड है, अपर मेंटल वाला पार्ट जो है ये तो सेमी लिक्विड है, मतलब ना तो लिक्विड है और ना ही सॉलिड है। बट हमें जो बाहर देखने को मिल रहा है वो लिक्विड मिल रहा है, जो लावा जो निकला है वो कैसे। अब देखो इसके पीछे एक थ्योरी है कि जो टेम्परेचर जो है ना, 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो साइंटिफिकली प्रूव है कि ये, अगर हम नीचे जो है, अगर हम 100 किलोमीटर से नीचे जाते हैं ना, 100 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद जो है टेम्परेचर बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है भाई। तो हाईएस्ट टेम्परेचर दो 100 किलोमीटर के बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। ठीक है, 3,000, 4,000, 4,500, 5,000, इस तरह से टेम्परेचर जो है नीचे जाना स्टार्ट करता है भाई 100 किलोमीटर के बाद। तो आप ये देखो, मैंने बताया था कि जो क्रस्ट जो है ये हमारी 34 किलोमीटर तक है बस। अब ये मैं बता रहा हूँ 100 किलोमीटर, तो इसमें कुछ पार्ट तो अपर मेंटल का भी आ गया ना 100 किलोमीटर में। तो इसे बोलते हैं 100 किलोमीटर तक के एरिया को लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर है क्या, क्रस्ट तो इसमें सारा का सारा आ गया, प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्रस्ट आ गया और कुछ पोर्शन जो है अपर मेंटल का आ गया। पूरा अपर मेंटल नहीं है, सम पार्ट है। तो बहुत बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि लिथोस्फीयर क्या है, क्या ये मेंटल और क्रस्ट का पार्ट है। तो नहीं, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए कि सम पार्ट है अपर मेंटल का, पूरा अपर मेंटल नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे जान लिया लिथोस्फीयर हो गया, 100 किलोमीटर तक का एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी प्लेट है, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मैंने एक प्लेट बना दी, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है हमारी ये। ठीक है, अब यहां से मान के चलो लावा निकल रहा है। ठीक है, अब वहां पर लावा क्यों है, वो आप ये देखिए कि वहां पर लावा क्यों है भाई। जो मेंटल पोर्शन है ना, मेंटल पार्ट जो है, मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं भाई इसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से, लाइक थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया। तो इनकी खुद की एक कैपेसिटी होती है कि भाई ये अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर लेते हैं भाई, ये ऊष्मा उत्पन्न कर लेते हैं खुद। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जब एनर्जी जनरेट करेंगे तो यहाँ पर जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, अब मान चलो यहाँ पर इस तरह से ये है। ठीक है, अब इस एरिया में मान के चलो, सपोज कर लो कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अब टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो भाई मॉलिक्यूल्स की खुद की जो कैपेसिटी होती है कि भाई जब
टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होती है ना, तो ये वाइब्रेट करती है, ये एक दूसरे को धकेलती है इधर उधर। ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब मान चलो यहाँ से ये मॉलिक्यूल जो है इधर मूव करना स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर साइड मूव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये मूव होना स्टार्ट किया तो भाई लावा जो निकला है, ये देखिए इसके ऊपर जो लावा है ना, ये मेंटल पार्ट है, इसके ऊपर प्रेशर है किसका, क्रस्ट का। ठीक है, अब देखो ये इधर धकेल रहा है, इधर धकेल रहा है। अब ये लावा ऊपर से इस पर, ये क्रस्ट वाला पार्ट जो है ना, इस पर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, धक्का मारेगा ऐसे। अब धक्का मारेगा, धक्का मारता रहेगा, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम का मतलब ये नहीं है कि 1 साल 2 साल, कई कई हजारों सालों बाद, लाखों सालों में। तो क्या होगा, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट जो है ना, ये हमारे जो ये है, ये टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा बीच में से। तो ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो है राइट साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये लेफ्ट और राइट साइड क्यों जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ये लेफ्ट मूव कर रहा है तो इस प्लेट को अपने साथ ले जाएगा। अब आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे कि पानी है, ये समुद्र है, और यहाँ पर जो नाव है, जहाज है, ये जहाज बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो नाव है ये इसके ऊपर तैर रही है, पानी के ऊपर तैर रही है। तो यही चीज है, लिक्विड के ऊपर ये जो सॉलिड है ये तैर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लेट जो है किसके ऊपर तैर रही है, मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर। तो अब ये देखो, ये लावा जो है, मैग्मा जो है, यहां से ये लावा के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये देखो, अब ये बाहर निकल गया लावा के फॉर्म में। अब ये लिक्विड हो गया। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो इतना प्रेशर था, ये इतनी जगह का जो प्रेशर इसके ऊपर लगा हुआ, तो वो प्रेशर तो रिलीज हो गया। आप खुद सोचो ना, मैं आपके सिर के ऊपर एक पत्थर रख दूं बड़ा सा, तो आपको कितना वजन लगेगा, जैसे कि तुम क्या कुछ रख दिया हो मेरे सर के ऊपर। और अगर मैं उसे हटा दूं अचानक से, तो आपको एकदम खुला हुआ महसूस लगेगा, जैसे पता नहीं क्या हट गया है मेरे सिर से, एकदम बोझ सा उतर गया हो। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ है। क्या हुआ है, पहले तो प्रेशर था, और प्रेशर रिमूव कर दिया मैंने, ये हट गया। तो क्या हुआ, अचानक से, और ये प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी एकदम, तो ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, तो आई थिंक कि मैं आपको समझा चुका हूं कि ये जो सेमी सॉलिड होने के बाद भी बाहर जो हमें जो लावा निकलता दिखता है वो लिक्विड क्यों है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका। अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि ये सेमी सेमी लिक्विड क्यों है। अब ये देखो, सेमी लिक्विड नहीं, ये हम जानेंगे कि सेमी लिक्विड क्यों है, या सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड। ठीक है, अब ये देखिए, अब बात करते हैं कि ये, मैंने आपको लावा का बताया। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा अपर मेंटल वाला पोर्शन है, ये सेमी लिक्विड क्यों है, या सेमी सॉलिड क्यों है। अब देखो, ये मैंने बना दिया, ये क्या है, और ये देखिए, ये मैंने क्रस्ट बनाया, और ये अपर मेंटल, और ये लोअर मेंटल। ठीक है, अब देखिए, यहां पर जो अपर मेंटल है, इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इसमें, जो खुद एनर्जी जनरेट करते हैं अपनी। ठीक है, इस वजह से हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा है भैया। प्रेशर क्यों ज्यादा है, क्योंकि क्रस्ट का प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है। अब खुद सोचो, यहाँ टेम्परेचर जो है, इस चीज को, यहाँ पे क्या है तो ये रॉक सी, ठीक है, जो गल गई हैं। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से। अब देखो, ये टेम्परेचर जो है वो उन्हें गलाने की कोशिश करता है कि मैं तुझे लिक्विड में बदल दूंगा, पर नहीं, यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है। अब प्रेशर क्या कहेगा, प्रेशर ये है कि नहीं, मैं तुझे लिक्विड नहीं होने दूंगा, मेरा भी तो, मुझ में भी तो कुछ दम है। अब वो ये भी दिखाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर उसे लिक्विड करने की कोशिश करता है, प्रेशर उसे जमाने की कोशिश करता है। अब दोनों ही खुद आपस में लड़ते हैं। अब ना तो वो पूरी तरह से लिक्विड रह पाता है, और ना ही पूरी तरह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो पाता है। तो यहाँ पर ये सेमी लिक्विड हो जाता है, या फिर सेमी सॉलिड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको यह समझा चुका हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे कि ये सेमी लिक्विड ही क्यों है। तो मैंने आपको क्रस्ट का बता दिया, सॉलिड, अपर मेंटल का बता दिया, सेमी सॉलिड,
या सेमी लिक्विड। अब बात करते हैं लोअर मेंटल की। ये लोअर मेंटल, इसे क्या बोलते हैं? इसे मीजोस्फीयर भी बोलते हैं। ये जो है ना अपर मेंटल वाला पोर्शन जो है, इसे हम एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। दुर्बलता मंडल। ठीक है, 700 किलोमीटर से ऊपर वाला पोर्शन है ये। इसके नीचे का जो 2900 किलोमीटर का पार्ट है 700 से, वो क्या है? वो लोअर मेंटल है। इसे क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर बोलते हैं। ये क्या है? ये मैंने बताया था कि आपको ये सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड क्यों होता है? अब देखो, ये सॉलिड इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है ना, देखो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज का प्रेशर लग रहा था भैया। किसका? क्रस्ट का। मगर यहाँ पर लोअर मेंटल में प्रेशर भैया दो दो हो गए। क्रस्ट का हो गया प्लस अपर मेंटल का। तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर हो गया डबल। जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये सॉलिड पोर्शन में दिखाई देगा। सॉलिड पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्रस्ट समझ गए, अपर मेंटल समझ गए, लोअर मेंटल समझ गए सॉलिड क्यों होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहां पर? अब बच गया हमारा कोर। तो हम बात करते हैं कोर की। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं कोर बना देता हूं। तो ये मैंने क्रस्ट बना दिया, ये मेंटल हो गया, और ये कोर। ठीक है, अब देखो, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये क्रस्ट, सॉलिड। ठीक है, ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, ये सॉलिड। अब यहां देखो, ये हो गया आउटर कोर। अब इस कोर वाला पार्ट जो है ना, इसे हम बेरिस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेरिस्फीयर बोलते हैं, तो ये आउटर बेरिस्फीयर और ये इनर बेरिस्फीयर। ठीक है, अब आउटर कोर, अब यहां पर देखो, हमें क्रस्ट से लेके और मेंटल तक, यहां तक, इस पोर्शन तक हमें एक चीज कॉमन मिल रही थी। क्या मिल रही थी? हमें मिल रही थी सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या थे? इनमें कॉमन थे। बट जैसे ही हम कोर में पहुंचे, तो कोर में हमें मिलना क्या स्टार्ट हो गया? इसमें मिलना स्टार्ट हुआ हमें आयरन। क्या? निकेल, फेरस। ठीक है, अब देखो, ये जो एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट का अपना एक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर वो गलना स्टार्ट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो, ये जो सिलिकेट्स है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन आयरन। तो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर आयरन जो है ना वो गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि सिलिकेट्स उसी पॉइंट पर मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलिकेट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। ठीक है, तो सपोज करो, ये जो मेंटल है, उसमें टेम्परेचर भले ही ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर मान के चलो टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, उस टेम्परेचर पर भी जो सिलिकेट्स जो है वो गला नहीं है भाई, तभी तो सेमी सॉलिड है। और वो टेम्परेचर यहाँ पर जो कोर में आया है, वो आयरन, जो इस पर हमें मेटल जो मिला है, आयरन जो है मटेरियल यहाँ पर मिला है हमें, मेटेलिक मिनरल, तो उस टेम्परेचर पर वो गल गया है भाई। तो आउटर कोर जो है वो हमें लिक्विड मिलेगा। ठीक है, तो लिक्विड क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट की वजह से।
आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम है सिलिकेट्स की मेल्टिंग पॉइंट से। आप खुद सोचो, अगर यहाँ पर कोर में मुझे सिलिकेट्स ही मिलते, सपोज करो सिलिकेट्स ही मिलते, तो ये लिक्विड नहीं होता भाई, तो ये सॉलिड होता, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो ये सॉलिड होता आउटर कोर। अब यहाँ पे मिल रहा है मुझे क्या, निकेल, तो ये क्या हो गया, आउटर कोर लिक्विड हो गया। अब इनर कोर जो है ये क्या है, इनर कोर हो जाएगा क्या, सॉलिड। और ये सॉलिड क्यों होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सॉलिड इसलिए होगा क्योंकि देखो हमारी ये जो पृथ्वी के अंदर क्या है कि आप देखो, आपकी कोई भी एक चीज ले लो, जैसे कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे ना, जो बाहरी चीज होगी ना वो जल्दी नीचे जाएगी, वो सेंटर की तरफ जल्दी जाएगी। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो पृथ्वी के बाहर है क्योंकि वो हल्का है। और जबकि जो मिनरल्स वगैरह है, मेटल्स वगैरह हैं, जो पृथ्वी के केंद्र में है, क्योंकि वो भारी है। और ये पृथ्वी के केंद्र में है तो यहाँ पर तो ये सॉलिड होगा ही, ये पार्ट इनर कोर। ठीक है, ये देखो हमारी पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक है, तो ये जो घूम रहा है ना, ठीक है, तो जो भारी पार्टिकल्स हैं वो सेंटर में गए हैं भैया, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ, बाहर हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको एटमॉस्फेयर का बताया, गैसेज, गैसें जो है हमारी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियोन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 वगैरह है, ऊपर है पृथ्वी से बाहर, अंदर नहीं है भैया। अंदर क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड। तो मैं आपको ये समझा चुका हूँ, क्रस्ट, अपर मेंटल सेमी सॉलिड, लोअर मेंटल सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड, इनर कोर सॉलिड। ठीक है, ये किस किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। ओके, आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कुछ एविडेंस की। किस चीज की एविडेंस, अब देखो, ये हमने जो पता लगाया कि भैया ये जो कोर है इसमें क्या है, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। ठीक है, कोर में क्या है, निकेल और फेरस है, तो उसके लिए कुछ एविडेंसेस भी तो होंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एविडेंस ऐसे ही मिल गए, कुछ तो हमने देखे होंगे, कुछ डायरेक्ट होंगे जो हम डायरेक्ट देख रहे हैं, उठा लिया, चेक कर लिया, अरे इसमें तो ये निकला भाई, तो जरूर नीचे ये कुछ होगा। तो कुछ होगा डायरेक्ट सोर्सेज, और कुछ होंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्सेज की अगर हम बात करें और इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें, तो डायरेक्ट सोर्सेज में मुझे क्या देखने को मिलता, मैंने क्या देखा था, देखो, याद करो पेड़ के नीचे जब बैठे थे बंदे, वो लोग जो बैठे थे उन्होंने क्या देख लिया, डायरेक्ट सीधा क्या देखा था, ज्वालामुखी देखा था, तो वॉल्केनो हो गया। हमने और क्या देखा, मैं रास्ते में चल रहा था, मुझे प्लेटो दिख गए, या चट्टाने, रॉक्स लिख दो सीधा। ठीक है, प्लेटो लिख, रॉक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इनडायरेक्ट सोर्सेज में, अब देखो इनडायरेक्ट सोर्सेज में जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब हमारे पास अचानक से आए, जैसे मतलब मीटियोर हो गया। ठीक है, उल्का बाहर से आई है, पर बाहर के जो ग्रह हैं वो भी तो किसी ना किसी तरीके से बने होंगे। अब हम साइंटिस्ट जो हैं वो उस उल्का को सर्च करके, रिसर्च करके उसके ऊपर वो जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो ग्रह बना है, शायद हो सकता है पृथ्वी भी ऐसी बनी हो, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो मिलती होंगी। तो इसलिए वो उसकी भी स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, मीटियोर। ठीक है, कुछ हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स, उसकी स्टडी करते हैं। इसमें आ गया अर्थक्वेक। ठीक है, कुछ आ गया ग्रेविटेशन। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। अब इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें देखते हैं, जैसे देखो क्या, कि वॉल्यूम, ये देखो क्रस्ट है, ये हमारा क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये कोर हो गया। तो इन चीजों की अपना कुछ क्या होता है, तो इनका अपना एक क्या होता है, इनका होता है वॉल्यूम। ठीक है, और एक होता है मास। ठीक है, अगर मैं क्रस्ट की बात करूं, कितना पार्ट है उसका, 34 किलोमीटर तक ही तो है,
तो उसका वॉल्यूम कितना हो सकता है? कम ही होगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो भाई, उसका 34 किलोमीटर तक का एक पार्ट है। तो 1% क्रस्ट है इसकी। इसका मास, अब मास भी तो कम होगा। वेट जो है इसका, वेट वेट कितना होगा? 0.5%। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि क्रस्ट का इतना होगा, तो फिर तो ये देखो, हमने क्रस्ट का तो देख लिया, वॉल्यूम 1% है, मास 0.5% है। बट मेंटल और कोर का भी देखना है। अब देखो मेंटल का पोर्शन कितना बड़ा है, आप खुद देखो ना। 34 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक पूरा मेंटली मेंटल है, तो वॉल्यूम तो खूब बड़ा है। तो कितना परसेंटेज हो सकता है इसका? 84%। अभी एग्जैक्ट 84% एग्जाम में आ जाए तो ठीक है, नहीं कई बार 84 85 भी कर देते हैं, 83 84 भी कर देते हैं। ठीक है। मास अगर देखा जाए तो, अब मास पे तो वेट भी तो ज्यादा होगा उसका। उसमें भाई मैग्नीशियम भी है, सिलिकेट जो है। ठीक है, तो कितना? 67%। अब बात करते हैं कोर की। कोर का वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है? कोर का कोर का वॉल्यूम है 15%। और मास कितना होगा? 32.5%। ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज हो गई, आपको ये याद रखनी है जरूर। ओके। एग्जाम में, प्री में, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे सकता है वो। ठीक है। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यू की। डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। ठीक है। अब देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया एक। ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम बना दिया। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये देखो, क्रस्ट हो गया ये। ठीक है। मेंटल हो गया, और ये कोर हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं, देखो। ठीक है। ऊपर का पार्ट क्या है? क्रस्ट। उसके बाद मेंटल। उसके बाद क्या है? कोर। ठीक है। अब इसमें भी मैंने कुछ पार्ट किए थे, आपको याद होगा। ये देखिए, पहले हम इसी में देख ले। अगर देखो, अगर यहाँ पर मुझे सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिल रहा है, यहाँ पर मुझे सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिल रहा है, और मेंटल वाले पार्ट में मुझे सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मुझे निकेल और फेरस मिल रहा है। तो कोई ना कोई एक लाइन या एक रेखा ऐसी तो होगी, कुछ पोर्शन ऐसा भी तो होगा जो ट्रांजिशन फेज को दिखाएगा कि भैया ये सिलिकॉन एल्युमिनियम से सिलिकॉन मैग्नीशियम तक जा रहा है, कि क्रस्ट से मेंटल में जा रहा है। जैसे मान के चलो, आप डायरेक्ट तरीके से, अब देखो समुद्र में है आप, सपोज सपोज करो आप समुद्र में खड़े, समुद्र से आप तट की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जंगल में पहुंच जाओगे। अब देखो, ऐसा तो नहीं जंगल पहुंच जाओगे, आप बीच पर जाओगे, बीच के बाद थोड़ी थोड़ी घास आएगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी पेड़ दिखेंगे, फिर आप जंगल में पहुंचोगे। डायरेक्ट जंगल में पहुंच नहीं पाओगे। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि क्रस्ट से डायरेक्ट मेंटल में पहुंचने जाओ, कुछ ट्रांजिशन फेज भी तो होगा जिसमें दोनों के तत्व भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी होती है जो क्रस्ट को, ये देखो, ये क्रस्ट होगी, ये मेंटल हो गया, और ये कोर हो गई। तो इन दोनों को डिवाइड करेगी भाई, ये क्या है? ये होगी मोहो। मोहो डिसकंटिन्यूटी। एक हो गई ये, एक है मेंटल से कोर, इसको भी तो डिवाइड करना है भाई। अब मेंटल अलग है, कोर अलग है। अब इसके बीच में ही तो कुछ होना चाहिए। हमने देखा क्रस्ट और मेंटल के बीच में तो मोहो हो गया, और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, बट एक चीज ये भी तो है, मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि भैया ये क्रस्ट में से भी हम पार्ट करते हैं। क्या? ये हो गया अपर क्रस्ट, और एक हो गया लोअर क्रस्ट। और ऐसे ही मेंटल का अपर मेंटल, और ये लोअर मेंटल। ऐसे ही कोर का, ये अपर कोर और ये लोअर कोर। ठीक है। अब देखो, अब डिवाइड तो ऐसे भी करेगी
अपर कोर और लोअर कोर को डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब देखो, इससे डिवाइड करने की कौन कर रहा है? कौन रेड, कौन राड। और ऐसी अपर मेंटल को लोअर मेंटल से कौन कर रहा है? रेपिटी। और ऐसी अपर कोर को लोअर कोर से कौन कर रहा है? लेहमैन। अब देखो इस चीज में ये है कि ये याद कैसे हो। अब इसके लिए एक सीधा ये याद रखो, CMRGL, ये फॉर्मूला याद रख लो। कॉनरेड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछ देगा कि भाई क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा डिफरेंस है। नहीं, कौन इसे अलग करता है? क्या मोहर डिसकंटिन्यूटी करती है? जी हाँ। क्या गुटेनबर्ग करती है? नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन हो सकता है आपको ये पूछ दे कि जो लोअर क्रस्ट है उसे अपर मेंटल से कौन अलग करता है, कौन डिफरेंस करता है उसमें। तो मोह डिसकंटिन्यूटी। हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि लोअर मेंटल को अपर मेंटल से कौन अलग करता है, तो रेपिटी। ठीक है। तो चीजें आपको उस एंगल पर भी देखनी है। ठीक है। ये तो सीधी सीधी चीजें होगी कि क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करता है। ऐसे तो हर कोई याद करके जाएगा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी करती है। बट आपको ये भी याद रखना है कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से, लोअर मेंटल को अपर क्रस्ट से कौन करता है। ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको ये समझा चुका हूँ। ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल चीजें देखते हैं। देखिए, अब इसमें ये देखिए एक डायग्राम देखिए। आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था। ये देखिए, ये सारा कुछ वही है। क्रस्ट, मेंटल, कोर वाला पोर्शन ये हो गया। ठीक है। ये देखिए, इसके बाद ये डायग्राम देखिए। ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था। क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये एस्थेनोस्फीयर आ गया, ये दुर्बलता मंडल वाला पार्ट जो है। ठीक है। ये कौन सा है? ये मेंटल वाला पार्ट है, लोअर मेंटल, जो मैंने मीजोस्फीयर बताया था आपको, जो सॉलिड में होगा। ठीक है। ये देखिए, ये आउटर कोर है लिक्विड, ये इनर कोर है सॉलिड। ठीक है। आई थिंक कि आप ये समझ चुके हैं। तो चलिए अब इसमें एक चीज देखते हैं। ये देखिए, अब कुछ मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो हमें एक तो हूल अर्थ पर मिलते हैं और एक अर्थ क्रस्ट पर। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि डिफरेंसेस देखो, जो एलिमेंट की परसेंटेज है, अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं तो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे हाईएस्ट मात्रा में मिलता है? आयरन। कितना? 35%। ठीक है। आगे टेबल याद करनी है आपको। ऑक्सीजन 30%। उसके बाद सिलिकॉन 15%। ये पूरी पृथ्वी पर है, अर्थ क्रस्ट की बात नहीं कर रहे, पृथ्वी के अंदर की बात करें, बाहर की बात करें, पूरी पृथ्वी की। ठीक है। अब ये मत सोचने लगना कि भैया आयरन तो 35% है, तो हम जो आयरन लोहा वगैरह लेकर आते हैं हम पृथ्वी के नीचे जाते होंगे, वहां से लेके आते होंगे। तो ऐसा नहीं है। मैग्मा नाम की कोई चीज होती है जो लावा बाहर निकलता है। ठीक है। उसके साथ भी आयरन बाहर आता है। ठीक है। वो ऐसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट जो होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के नीचे चले गए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब देखो, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद सिलिकॉन। अब भैया सिलिकॉन आपने देखा है ऊपर से नीचे तक, क्रस्ट में, मेंटल में सिलिकॉन सिलिकॉन दिख रहा है। मैग्नीशियम बहुत बड़ा पार्ट है मेंटल का। निकेल। अब अर्थ की क्रस्ट मतलब जो ऊपर का अर्थ का क्रस्ट क्रस्ट वाला पार्ट है। मेंटल को छोड़ ही नहीं रहे हम। मेंटल को छोड़ दिया हमने, सॉरी सॉरी, मेंटल को छोड़ दिया हमने, क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम। क्रस्ट में क्या है? ऊपर देखो, हमारे जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कितना? 46%। ठीक है। और ऊपर जो सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? ये सैंड वाला पार्ट ही तो है, उसी का ये पार्ट है। सिलिकॉन कितना है? 28%। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम हमें क्रस्ट पार्ट में मिलता है, 8% है भैया। आयरन 5%। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ जो आयरन जो है ना, जो अर्थ क्रस्ट पर ये फोर्थ पोजीशन पर है, यहाँ पर आयरन भैया फर्स्ट पोजीशन पर है। होल अर्थ पर देखिए तो 35%। ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आप लोग समझ चुके हैं।
कि अर्थ क्रस्ट पर क्या होगा और होल अर्थ पर किस किस तरह के। ये एस्केंडिंग और डिस्केंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है भैया, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी होल अर्थ पर पूछ सकता है या फिर आपसे अर्थ क्रस्ट पर पूछ सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोग समझ चुके हैं। तो कल जो है हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो कल जो है हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोर्स अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक से हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर मेंटल में क्या पार्ट है, कोर, ये क्या हम सीखते हैं अर्थक्वेक से, कैसे बताता है, कैसे हमें एविडेंस दिए इसने। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने कितना कुछ पढ़ लिया। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं किसकी, क्रस्ट की। ठीक है, क्या है, सॉलिड है, क्या है, 34 किलोमीटर तक है। ठीक है, सॉलिड है और ये 34 किलोमीटर तक है। ठीक है, और और क्या है इसमें, सियाल मिलता है हमें, सीमा भी है। ठीक है, सियाल और सीमा दोनों। ठीक है, अब एक चीज यहां पर निकल के आती है क्रस्ट में कि जो ये है, अब देखो यहां पर ये मैंने क्रस्ट बनाया। ठीक है, अब देखो ये मैंने ओशन बना दिया और यहाँ पर ये पहाड़ है, प्लेटू है, कहीं पर पेड़ है। तो आप देखो ना, अगर एलिवेशन में देखूं, हाइट जो देखूं, तो यहाँ पर ऊंचाई तक जा रही है। ठीक है, तो एक चीज निकल कर आती है कि थिकनेस, जो मोटाई है, मोटाई अगर देखी जाए तो किसकी ज्यादा है। आप देखो ना, कॉन्टिनेंट पर ये है, इतनी ऊंचाई है भैया कॉन्टिनेंट की, यहाँ तक देख लिया। बट अगर ओशियन की देखे, ओशन तो यहाँ तक ही है, मोटाई देखो इतनी ही है बस। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसकी थिकनेस ज्यादा होगी ओशियनिक क्रस्ट से। ठीक है, तो प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ओशियनिक क्रस्ट इज ग्रेटर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो इट्स रॉन्ग, बिकॉज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ग्रेटर देन, थिकर देन, सॉरी, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट। तो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, इसमें क्या है, एक है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज्यादा थिकर होगी किससे, ओशियनिक क्रस्ट से। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए मेंटल की बात करते हैं हम। मेंटल में क्या है, हमें क्या मिला, हमें मिला सीमा। ठीक है, इसमें क्या है, एक अपर मेंटल है और एक लोअर मेंटल है। अपर मेंटल क्या है, सेमी लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, और लोअर मेंटल क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, इतना हो गया। आई थिंक कि मैं आपको समझा चुका हूं ये सब क्यों हो रहा है। अब हम किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं इसकी, कोर की। ठीक है, कोर में क्या है, नीफे। ठीक है, इसमें भी ये अपर कोर और ये लोअर कोर। अपर कोर जो है इसमें क्या है, अपर कोर लिक्विड है, ड्यू टू किसकी वजह से, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। और ये क्या है, ये सॉलिड है, सेंटर पार्ट पार्ट है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं। एक इसमें 34 किलोमीटर तक है, मेंटल कितना है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है। और ये जो कोर है, कोर कितना है, 6371 या फिर 6400 किलोमीटर तक है। ठीक है, मेंटल में हमें जो चीज मिलती है, ये जो अपर मेंटल, इसे क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर। ठीक है, क्रस्ट में 100 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है उसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब लोग ये समझ चुके हैं। मैंने आपको क्रस्ट बता दिया, मेंटल बता दिया, कोर बता दिया, वो सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों है, फिर सेमी लिक्विड क्यों है,
ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में बता दिया, उसके एलिमेंट्स बता दिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एस्केंडिंग डिस्केंडिंग ऑर्डर में कैसे पता चलना है आपको। ठीक है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स बताया आपको। उसके बाद मैंने इसके वॉल्यूम और मास की बात करी, तीनों चीजों की, क्रस्ट, मेंटल, कोर की। उसके बाद हमने डिसकंटिन्यूटी देखी, असंबद्धता, क्रस्ट और मेंटल को कौन सी चीज अलग करती है, मेंटल और कोर को कौन सा चीज अलग करेगी, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से क्या अलग करेगा। ठीक है। वो सब चीजें देखी। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप टेबल बना के, ये तो मैंने आप टेबल बना दिया आपके लिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक कैसे हमें एविडेंसेस देता है। ठीक है। अर्थ के इंटीरियर को जानने में कैसे हेल्प करेगा वो हमारी। ठीक है। तो